क्या बादल फटने से आई तबाही? ये क्लाउड बर्स्ट भी नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट में पानी धीरे धीरे बहता है। क्या ग्लेशियर पिघलने से आया सैलाब? क्योंकि इसका ग्रेडियंट हाई है, तो बहुत तेजी से पानी आया। बोल्डर्स हैं, पेबल्स हैं, ग्रेवल्स हैं, लूज मटेरियल है। झील टूटी या तबाही की कोई और वजह? पानी कहां से आया? तो इसका मतलब ऊपर कोई कोई ताल टूटा है, कोई छोटा मोटा ताल रहा होगा, टूटा, टूट करके बहा। धराली की तबाही की 3 थ्योरी। उत्तरकाशी में तबाही का दूसरा नया वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि सैलाब के बाद हुए नुकसान का मलबा नदी में गिरता दिखाई दे रहा है। उत्तरकाशी जिले में बसी धराली गांव में आई तबाही ने मौसम वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। समुद्र तल से करीब 2745 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये गांव कुछ ही पलों में मलबे और पानी के सैलाब में डूब गया। इस आपदा के वीडियो ने सबको झकझोर दिया, जिसमें तेजी से बहता मलबा और पानी गांव को तबाह करता दिख रहा है। शुरुआती रिपोर्ट्स में इसे बादल फटने की घटना बताया गया, लेकिन मौसम विज्ञान विभाग ने दावा किया कि उस समय धराली के आसपास के किसी भी मौसम स्टेशन में बादल फटने की कोई गतिविधि दर्ज नहीं हुई। इस विरोधाभास ने वैज्ञानिकों को सोच में डाल दिया है। सवाल है कि बादल नहीं फटा तो क्या ग्लेशियर बर्स्ट हुआ या फिर झील फटी है? क्लाउड बर्स्ट भी नहीं कह सकते हम इसको, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट में पानी धीरे धीरे बहता है और धीरे धीरे कम होता है। मतलब एक धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा और धीरे धीरे फिर नीचे घटता है, और एक फ्लो आता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे घटता है। लेकिन इसमें ऐसी घटना नहीं। इसे हम ग्लेशियर का फटना क्या बोलते? ग्लेशियर का फटना नहीं कहेंगे जी। हो सकता है कोई एवलांच इसके सोर्स पर कोई एवलांच बड़ा आया हो, एवलांच आ गया हो, उसने छोटे मोटा पानी को तोड़ दिया हो। पौन जो ताल हैं छोटे छोटे, उनको तोड़ा हो और तोड़ करके मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया हो। और क्योंकि इसका ग्रेडियंट हाई है, तो बहुत तेजी से पानी आया। बोल्डर्स हैं, पेबल्स हैं, ग्रेवल्स हैं, लूज मटेरियल है, ये बहुत अधिक मात्रा में पानी उसको बहा करके लाया। ढाल के अनुरूप तेज उसकी गति बनी, और जैसे वो इस एरिया पर आया तो उसने पूरा बिछा दिया, उसको डिपॉजिट कर दिया। तो ये घटना इस तरह की है। मैं क्लाउड बर्स्ट की मैं ज्यादा उसको नहीं समझता, नॉर्मल रेनफॉल का ही है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि शायद 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर बादल फटा हो, जहां मौसम स्टेशन नहीं है। ऐसी ऊंचाई पर होने वाली बारिश नीचे की ओर बहकर भूस्खलन या मलबे का सैलाब ला सकती है, जैसा धराली में हुआ। लेकिन दून यूनिवर्सिटी के शोध संस्थान में विजिटिंग प्रोफेसर बताते हैं कि धराली में ग्लेशियर के ताल टूटने से ऐसी घटना होने की संभावना है। अब ये पानी कैसे आया? अचानक आया और आकर के डंप हुआ और बंद हो गया। तो ये मेरे दिमाग में शंका आती है कि ये पानी कहां से आया? तो इसका मतलब ऊपर कोई कोई ताल टूटा है, कोई छोटा मोटा ताल रहा होगा और टूटा, टूट करके बहा और वो कम हो गया पानी, तो उसके बाद ये बंद हो गया, तो कम हो गया। तो ये घटना इस प्रकार से हमको बताती है कि ऐसे चीजों पर हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए। ऐसी जगहों पर सरकारों को या हमको स्वयं को नहीं बसना चाहिए। प्रोफेसर डीडी चौनियाल की माने तो जिस खीर गंगा ने धराली में तबाही मचाई, उसमें इतना पानी ग्लेशियर एरिया के ताल से आया। चौनियाल की माने तो ग्लेशियर में कई ताल हैं जो टूटकर एक दूसरे से मिलते हुए विकराल रूप ले लिया। खीर गंगा का उद्गम पूरा जो है स्नो कवर्ड एरिया है, पूरा बर्फ से आच्छादित एरिया है। और ग्रीष्म काल में होता क्या है कि टेम्परेचर बढ़ने से और ज्यादा बारिश होने से, थोड़ा बारिश भी हुई होगी, उससे ये स्नो जो है मेल्ट होता है, बर्फ मेल्ट हुई। और मेल्ट होने के बाद इस एरिया में आप देखेंगे कि जगह जगह छोटे छोटे काले काले जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये ग्लेशियर एरिया में ऐसे थोड़े पॉन्ड्स टाइप के होते हैं, और ये ताल जिनको हम लोकल भाषा में ताल भी कहते हैं। तो ये काले काले जो आपको स्पॉट दिखाई दे रहे हैं जगह जगह, ये छोटे छोटे पॉन्ड्स है ये। अब क्या हुआ है कि इस सीजन में
ज्यादा बारिश होने से और बर्फ के पिघलने से वो पौंड भर गए। और भरने के बाद हो सकता है कि कोई छोटा मोटा पौंड टूट गया हो, और टूटने के बाद उसने नीचे वाले दूसरे पौंड को भी और पुश कर दिया, तो पानी और ज्यादा बढ़ गया, फिर नीचे की तरफ और बढ़ गया। अब ये सब पानी एक साथ इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने के बाद इस एरिया में होता क्या है कि ये जो मोरेनिक मटेरियल होता है, ग्लेशियर के द्वारा लाया गया अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होता है, सब बिखरा हुआ, बोल्डर्स, पेबल्स, ग्रेवल्स, सैंड सब होता है उसमें। वो बहा करके लाया, जब पानी आया तो वो मटेरियल लूज मटेरियल बहा करके गया, ये गया नीचे की साइड में। और यहाँ खास बात यह है कि जो ये नदी है खीरगंगा, इसका ग्रेडियंट भी बहुत हाई है। आईएमडी के आंकड़ों के मुताबिक उस दिन धराली के आसपास बादल फटने का कोई रिकॉर्ड नहीं, लेकिन जानकार अब इस पर रिसर्च की बात कह रहे हैं, जिससे पता चल सके कि इस आपदा के पीछे की असली वजह क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धराली की ढीली एलुवियल मिट्टी और खड़ी ढलानें इस तरह की आपदाओं को और खतरनाक बनाती हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि बादल फटने जैसी घटना इतनी विकराल नहीं हो सकती। ग्लेशियर में तार टूटने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या है इसके पीछे की असली वजह? क्लाइमेट चेंज, पहाड़ से छेड़छाड़ या फिर प्राकृतिक आपदा? देखिए रिपोर्ट। धराली में आई आपदा ने कई सवाल खड़े कर दिए। जानकारों की माने तो बादल फटने की परिस्थिति जो बनती है वो पैरामीटर सेट नहीं हो रहा। बादल फटना मतलब 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिश, लेकिन आईएमडी के मुताबिक 4 अगस्त की रात और 5 अगस्त की सुबह 8:30 बजे तक 8 से 10 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। फ्लैश फ्लड दोपहर में आया, जिस वजह से ये माना जा रहा है कि बादल फटना इस सैलाब की वजह नहीं है। वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का कहना है कि अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, ये रिसर्च का विषय है। इसके बारे में मैं अभी भी कुछ भी नहीं कह पाऊंगा कि वो बादल फटने की घटना थी, या वो कोई ग्लाफ था, या वो लैंडस्लाइड से रिलेटेड फ्लड थी, फ्लैश फ्लड थी, या कोई ग्लेशियर से रिलेटेड कोई एक्टिविटी थी। उसके बारे में अभी भी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन सवाल यह है कि पहाड़ में इस तरह की ये पहली घटना नहीं है। वाडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर का मानना है कि पहाड़ में इस तरह की घटनाएं 3 वजहों से हो सकती हैं। पहला प्राकृतिक आपदा, दूसरा क्लाइमेट चेंज और तीसरा पहाड़ से छेड़छाड़। हम लोग जब हिमालय की बात करते हैं तो उसमें हम लोग 3 प्रोसेसेस की बात करते हैं। हम लोग कहते हैं कि साहब, एक तो नेचुरल प्रोसेस है जिसके तहत बहुत सारी घटनाएं होती हैं, चाहे वो भूकंप की हों, चाहे वो फ्लड की हों, चाहे वो लैंडस्लाइड की हों या एवलांच की हों। तो उनमें बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो नेचुरल होती हैं, जिसमें कि आपका कोई रोल नहीं है, मेरा आपका कोई रोल नहीं है, क्लाइमेट का भी कोई रोल नहीं है। वो सीजनलिटी है उनकी, या सीजनलिटी नहीं है, उसके हिसाब से वो होती हैं। लैंडस्लाइड होती हैं, कुछ लैंडस्लाइड नेचुरल भी होती हैं। उसके बाद हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं कि साहब, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से भी यहाँ पे उनकी संख्या बढ़ गई है। तो वो एक बात है, वो एक दूसरा कॉज हो गया। एक तीसरा जो है, हम कहते हैं कि साहब, जो हम लोगों का जो इंटरफेरेंस है प्रकृति के साथ में, एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज़ जो है हमारी, उसकी वजह से भी ये घटनाएं हैं। धराली की तबाही का जिम्मेदार सिर्फ प्रकृति नहीं है, अनियोजित निर्माण, जंगलों की कटाई और पर्यटन का बढ़ता दबाव भी इसकी वजह है। धराली गंगोत्री धाम के रास्ते में एक प्रमुख पड़ाव है, जहां होटल, रेस्टोरेंट और होम स्टे की भरमार है, लेकिन ये निर्माण अक्सर बिना भूगर्भीय अध्ययन के किए जाते हैं, जिससे ढीली मिट्टी और खड़ी ढलानें आसानी से बह जाती हैं। कह रहा हूँ कि हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, आप कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन क्या आप वो गाइडलाइन जो कि
जब हिमालय को हम संवेदनशील क्षेत्र कहते हैं तो उसकी संवेदनशीलता को देखते हुए जो हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, क्या वो कंस्ट्रक्शन एज पर जो गाइडलाइंस हैं या जो जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से है या नहीं है, वो बहुत डिपेंड करता है। तो आप कोई भी एक्टिविटी करेंगे, अगर आपने उसकी पर्वतों की संवेदनशीलता को ध्यान नहीं रखा तो आपको नुकसान होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। धराली फ्लड प्लेन में बसा है। धराली के पीछे 1.5-2 किलोमीटर लंबा और बेहद घना जंगल है। जिस खीर गाड़ से फ्लैश फ्लड आया वो उन्हीं जंगलों से होकर गुजरता है। जानकारों की माने तो बादल फटने पर आने वाली फ्लैश फ्लड पहले धीमी होती है, फिर तेज और बाद में फिर धीमी हो जाती है। लेकिन धराली से जो तस्वीर सामने आई वो बेहद ही चौंकाने वाली है। यही वजह है कि एक्सपर्ट धराली में क्लाउड बर्स्ट की घटना से इनकार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।